नानिया की मुहम्मद में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं घोड़ा और उसका लड़का, और आज हम उसके 13वां बाब तक पहुंच गए। अनवार्ड की जंग। दोपहर से पहले पहले फौज चल पड़ी। वो मगरिब की तरफ चल रहे थे और पहाड़ी सिलसिला उनके बाएं हाथ पर था। कोरन और शास्ता सबसे पीछे आ रहे थे और उनके आगे देव चल रहे थे। लूसी, एडमंड और पेरडान जंग के मंसूबे बनाने में लगे थे। फिर भी लूसी ने पूछा कि जवान शहजादा कहाँ है, लेकिन एडमंड ने सिर्फ ये कहा कि यहाँ कहीं नहीं, जो कि अच्छी खबर है। जो ठीक है, रहने दें। शास्ता ने अपनी कहानी कोरन को सुनाई और ये भी बताया कि उसने घोड़ा सवारी घोड़े से ही सीखी और असल में जानता नहीं था कि दहाने के साथ क्या करना है। कोरन ने उसको खूब समझाया और ये भी बताया कि हम ताशबान से कैसे समंदरी जहाज में आए। शास्ता ने कहा, और रानी सूजन कहाँ है? कोरन ने कहा, वो केर पारावेल में है। वो लूसी से मुख्तलिफ है। लूसी लड़ाई में मर्द के बराबर है, या कम अज कम लड़के के बराबर। रानी सूजन बालिग औरत है। वो जंगों में नहीं जाती, फिर भी वो कमान चलाने में माहिर है। जैसे वो पहाड़ी रास्ते पर आगे गए, रास्ता तंग होता गया और उनके दाईं तरफ गहराई ज्यादा होती गई। आखिर वो एक एक करके चल रहे थे और नीचे की तरफ बहुत ज्यादा गहरी और सीधी गहराई थी, और शास्ता रात के अंधेरे में अपना सफर याद करके कांप गया। लेकिन उसने अपने आप को तसल्ली दी, मैं महफूज था क्योंकि शेर मेरे बाईं तरफ था। वो हमेशा गहराई और मेरे दरमियान रहा। फिर रास्ता बाएं और जनूब की तरफ मुड़कर गहरी खाई से हट गया। दोनों तरफ जंगल थी और वो पहाड़ी सिलसिले की चोटी की चढ़ाई चढ़ते गए। चोटी पर बहुत ज्यादा अच्छा नजारा होता, मगर दरख्त इतने ज्यादा थे कि कुछ दिखाई नहीं देता था, सिवाय कभी के बाद कोई पथरीली चोटी या कुछ उकाब जो नहायत बुलंदी पर नीले आसमान में उड़ रहे थे। कोरन ने उनकी तरफ इशारा किया और कहा, उनको जंग की खुशबू आ रही है। उनको मालूम है कि हम उनके लिए ज़ियाफत की तैयारी करने जा रहे हैं। ये ख्याल शास्ता को अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने चोटी पार की और दूसरी तरफ काफी नीचे उतरे, तो नजारा खुल गया और शास्ता को पूरा आर्चन लैंड फैला हुआ नजर आया, और वहां बहुत फासले पर रेगिस्तान जरा सा नजर आता था। लेकिन धूप, जिसके गरूब होने में अभी 2 घंटे थे, उसकी आंखों में चुभ रही थी और सब कुछ धुंधला सा नजर आता था। यहाँ फौज रुक गई और एक लंबी कतार में फैल गई। एक गिरोह बाईं तरफ गया, जो ज्यादा खतरनाक नजर आते थे। उनमें ज्यादातर बोलने वाले बड़े बिल्ले थे, मसलन चीता और शेर, और वो गरज रहे थे। देव दाएं तरफ होने को कहा गया, लेकिन जाने से पहले वो बैठ गए और उन्होंने अपने कंधों से कोई चीज उतारी। शास्ता ने देखा कि वो बूट हैं, और कैसे बूट! वो पूरे घुटनों तक थे और उनमें कीलें लगी हुई थी। फिर उन्होंने अपने कंधों पर अपना अपना डंडा रखा और वो अपनी मुकर्रर जगह पर जाके खड़े हो गए। तीर कमान वाले रानी लूसी के साथ पीछे की तरफ गए और अपने कमान तैयार करने लगे, और हर तरफ लोग अपने कमरबंद कस रहे थे और खोद पहन रहे थे।
تلوار نکال رہے تھے اور اپنے چوغے زمین پر رکھ رہے تھے۔ اس وقت باتیں بہت کم ہو رہی تھیں کہ ماحول سنگین ہو گیا تھا۔ شاستہ نے سوچا، اب تو میں پھنس گیا، اور آگے سے آوازیں آنے لگیں، چیخیں اور ہل چل اور تھڈ 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 کی آوازیں۔ کورن نے کہا، تھپیڑے کی آواز، وہ شہر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کورن اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ ایڈمنڈ آگے کیوں نہیں جاتے؟ مجھے یہ انتظار برا لگتا ہے اور سردی بھی ہے۔ شاستہ نے ہاں میں اپنا سر ہلایا۔ اسے امید تھی کہ اس کے چہرے پر اس کا ڈر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور آخر باجا بج گیا۔ وہ سب آگے بڑھنے لگے، ان کا جھنڈا لہرنے لگا۔ وہ ایک پہاڑی کے اوپر گئے اور سامنے پورا نظارہ پیش آیا۔ چھوٹا قلعہ جس کا دروازہ ان کی طرف تھا، قلعے کی کھائی نہیں تھی، لیکن دروازہ اچھی طرح بند تھا۔ دیواروں پر دفاع کرنے والے نظر آئے۔ نیچے تقریباً 50 کیلومین ایک بڑا درخت ہتھوڑے کی طرح دروازے پر آگے پیچھے کر کے لگا رہے تھے، لیکن ایک دم سے نظارہ بدل گیا۔ دروازے کے ٹوٹنے کے انتظار میں رابداش کے زیادہ فوج گھڑ سوار نہیں تھے، لیکن اب انہوں نے نارنین فوج کو دیکھا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ کیلومین کے سب فوجی بہت تربیت یافتہ ہیں۔ شاستہ کو لگتا تھا کہ ایک لمحے میں وہ سب کے سب گھوڑ سوار ہوئے اور ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے سرپٹ دوڑ رہے تھے۔ اور اب سرپٹ دوڑ، دونوں فوجوں کے بیچ میں فاصلہ کم ہوتا گیا۔ تیز اور زیادہ تیز رفتار، سب کے سب تلوار نکالے ہوئے، تمام ڈھالیں آگے، تمام دعائیں کی گئیں، تمام دانت پیس رہے تھے۔ دیکھیے قلعہ اور گھوڑے اور وہ فوج جو دروازہ توڑنے کی کوشش میں ہے۔ شاستہ کو بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا، اگر ابھی ناکام ہوا تو ہمیشہ ناکام رہوں گا، ابھی یا نہ کبھی۔ لیکن جب دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں تو اس کو کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ افراتفری بہت زیادہ تھی اور آوازیں بھی حد سے زیادہ۔ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکالی گئی، دہانے کسی طرح سے آگے پیچھے ہو گئے، پھر وہ کھسک رہا تھا۔ ایک دم اس کی طرف ایک نیزہ آیا، اس سے بچتے ہوئے وہ گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس کا دایاں ہاتھ زور سے کسی سے لڑا اور پھر، لیکن آپ کو بتانا کہ شاستہ کو کیا کیا نظر آیا مشکل ہے۔ اس کو خود کچھ خاص معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور میرا اس میں کیا حصہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو وہاں لے جاؤں جہاں جنوبی روانگی کا فقیر درخت کے نیچے اپنے تالاب میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بری، ون اور آروس تھے، کیونکہ جب فقیر اپنی دیوار کے باہر کی دنیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا تو وہ اس تالاب میں دیکھتا تھا۔ وہاں ایک شیشے کی طرح کبھی نہ کبھی اس کو مختلف جگہوں کا نظارہ ہوتا تھا، کبھی تاشبان کی سڑکیں، کبھی بحری جہازوں کے جزیروں میں سفر، کبھی مغربی جنگلوں کے ڈاکو یا جنگلی جانور، یا لیمپ پوسٹ یا ٹیلمار کا علاقہ۔ اور اس دن وہ تالاب دیکھنے سے نہ کھانے نہ پینے کے لیے ہلے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آرچن لینڈ میں
बहुत अहम वाकयात हो रहे हैं। आरवस और दोनों घोड़े भी देख रहे थे। उनको मालूम था कि ये तालाब जादुई है, क्योंकि आसमान के बजाय उनको उसमें कुछ ना कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उनको कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वक्तन फवक्तन फकीर उनको बताता था कि मुझे क्या नजर आ रहा है। इससे पहले कि शास्ता लड़ाई में पहुंचता, वो कुछ इस तरह कहने लगा, मुझे 2 या 3 उकाब पहाड़ों में उड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा उकाब भी वहां है। वो सिर्फ और सिर्फ जंग के लिए आता है। वो इस तरफ और उस तरफ उड़ रहे हैं, कभी अनवार्ड की तरफ देखता है और कभी कोए गर्ज की तरफ। हाँ, मालूम होता है कि राबदाश की फौज मसरूफ रही है। उन्होंने बड़ा दरख्त गिराया, डालियां उतारी और वो उसको दरवाजा तोड़ने के लिए ला रहे हैं। पिछली रात के नाकाम हमले से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। ज्यादा अच्छा होता अगर वो अपने आदमियों से सीढ़ियां बनवाते, मगर वो बेसब्र है, बेवकूफ। उनके पहले के नाकाम होने पर उनको फौरन वापस ताशबान चला जाना चाहिए था, क्योंकि उनके सारे मंसूबा का इन्हसार हमले की तेजी और हैरानी ओ इस्ताजाब लगाने पर था। अब वो दरख्त ला रहे हैं। राजा लून के लोग दीवारों पर से तीर चला रहे हैं। 5 कैलोमीन गिर गए, लेकिन कम ही गिरेंगे, क्योंकि वो अपने सरों के ऊपर ढाल पकड़े हैं। राबदाश हुक्म दे रहा है। उसके पास उसके सबसे ज्यादा मुतबर खान हैं, जो मशरकी सूबों से हैं। मुझे उनके चोगे नजर आ रहे हैं। किला टोरमंट से कोराडिन और अजरू और चलामाश और टेढ़े ऊंट उसगामुत और एक तरखान जो बहुत लंबा है और जिसकी दाढ़ी सुर्ख है, ब्री बोल पड़ा, शेर के अयाल से मेरा मालिक अनरदीन। लेकिन आरवस ने उसको चुप करवाया। फकीर की बातें जारी रही, और अब वो दरख्त से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे हैं। अगर देखने के अलावा सुनाई दे तो कितना शोर हो, फिर और फिर इतने जोर से कि दरवाजा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कब तक बर्दाश्त करे। लेकिन ठहर जाओ, कोहे गर्ज की तरफ से कुछ हो रहा है जिससे सारे परिंदे डर गए। भीड़ की शक्ल में आ रहे हैं। ठहरना, नजर नहीं आ रहा है? अब देखना, पूरी पहाड़ी घुड़सवारों से काली है। अगर हवा उनके झंडे को लहरा दे तो पहचानूंगा। जो भी हो, वो आ रहे हैं। आहा, मुझे झंडा नजर आ गया। नार्निया, नार्निया लाल शेर का झंडा है। वो सरपट दौड़ रहे हैं। मुझे बादशाह एडमंड नजर आ रहा है, और कमान चलाने वालों में एक औरत है। हाय, हविन ने गौर करते हुए कहा, क्या हुआ? फकीर ने बात जारी रखी। उनके बिल्ले बाएं हाथ से होकर कितार के आगे निकल रहे हैं। हार्विस ने कहा, बिल्ले? फकीर ने बेचैनी से कहा, बड़े बिल्ले, चीते वगैरह। हाँ हाँ, मैं समझ गया। बिल्ले बाहर कोशिश कर रहे हैं कि फौज और उनके घोड़ों के बीच में दाखिल हो जाएं। अच्छा ख्याल है। कैलोमिनियों के घोड़े अभी भी डर के मारे चीख रहे हैं। अब बिल्ले उनके बीच में हैं, मगर राबदाश ने अपनी फौज कितार में कर दिया है। कोई 100 फौजी सवार नानियन फौज से टकराने जा रहे हैं। उनके बीच में सिर्फ 100 गज का फासला रहता है, अब सिर्फ 50। मुझे बादशाह एडमंड नजर आता है और लॉर्ड पेरिडान
नारनियों की कतार में 2 बच्चे नजर आते हैं। बादशाह ने उनको लड़ाई में कैसे आने दिया? 10 गज के तारे टुकर गए। देव बाईं तरफ हैं और बहुत नुकसान कर रहे हैं, मगर एक गिर गया। शायद आंख में तीर लग गया हो। बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। दाईं तरफ कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, वो 2 लड़के नजर आए, जिंदा शेर। एक तो शहजादा कोरन है और दूसरा उसका बिल्कुल हमशक्ल है। वो तो हमारा शास्ता है। कोरन आदमी की तरह लड़ रहा है। उसने एक कैलोमीन को मार दिया। अब बीच में कुछ नजर आने लगा। राबदाश और एडमंड नजदीक थे, लेकिन अभी एक दूसरे से हट गए। आर्विस ने कहा, शास्ता का क्या हुआ? फकीर ने कराहट से कहा, हाय बेवकूफ, बेचारा छोटा बिल्कुल ना वाकिफ है। वो अपनी ढाल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसका बगल खुला है। उसका तलवार के साथ जो करना है उसको नहीं आता। हाँ, अब उसको याद आ गया। वो तलवार हिला रहा है। उसने तकरीबन अपने घोड़े का सर उड़ा दिया, और कर भी लेगा अगर ख्याल से काम नहीं लेता। उसकी तलवार उसके हाथ से निकल गई। बच्चों को लड़ाई में भेजना कत्ल के बराबर है। वो 5 लम्हों तक नहीं बच सकता। नीचे झुक जाओ। ओ, नीचे गिर गया। 3 जुबानें बैक वक्त बोल उठी, क्या मर गया? फकीर ने कहा, मुझे क्या मालूम। बिलों ने अपना काम पूरा किया है। तमाम बिन सवारी घोड़े या भगा दिए गए या मारे गए हैं। कैलोमीन उनसे पसपा नहीं होने के। अब बिले लड़ाई की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। वो दरख्त उठाने वालों पर झपट रहे हैं। दरख्त गिर गया। शाबाश, शाबाश। अब दरवाजा अंदर से खुल गया। फौज अंदर से मदद करने निकल रही है। 3 फौजी पहले आ रहे हैं। उनके बीच में राजा लून है। दोनों भाई डार और डारीन उसके साथ हैं। उनके पीछे ट्रान और शार और कोल और उसके भाई कोलन हैं। अभी 20 फौजी अंदर से बाहर आ गए हैं। कैलोमिनियों की फौज अब बीच में लड़ रही है। बादशाह एडमंड बहुत खूब लड़ रहा है। अभी कोराडिन का सर उड़ा दिया। बहुत सारे कैलोमीन अपने हथियार डालकर भाग रहे हैं। वो जो रह गए मार खाने वाले हैं। देव बाईं तरफ से उन पर आ रहे हैं। बिले दाईं तरफ से। राजा लून उनके पीछे से। कैलोमीन छोटा ग्रोह रह गया। ब्री, तुम्हारा तारखान अभी गिर गया। लून और अजरू हाथ से हाथ लड़ रहे हैं। राजा जीत रहा है और जीत गया। अजरू गिराया गया। बादशाह एडमंड गिर नहीं, वो फिर से लड़ रहा है। वो राबदाश से लड़ रहा है। वो किले के दरवाजे में ही लड़ रहे हैं। कुछ कैलोमीन हथियार डालने लगे हैं। डारन ने अलगमुत को मार दिया। मुझे राबदाश नजर नहीं आ रहा है। चलामाश और बादशाह एडमंड अभी तक लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जंग खत्म हो चुकी है। चलामाश ने हथियार डाल दिया। लड़ाई तमाम। कैलोमीन पूरे के पूरे शिकस्त खा गए। जब शास्ता अपने घोड़े से गिरा तो उसका ख्याल था कि मैं खत्म हुआ। लेकिन घोड़े खा जंग की हालत हो या नहीं, आदमियों पर बहुत कम चलते हैं। कोई 10 होलनाक दकीके गुजरने के बाद शास्ता को मालूम हुआ कि मेरे करीब घोड़े कम हो गए हैं और शोर भी जंग वाला शोर नहीं रहा। वो उठा और उसने हालात का जायजा लिया। हालांकि वो नावाकिफ था, फिर भी वाज़ेह था कि आर्चनलैंड और नार्निया वाले जीत गए थे।
जितने जिंदा कैलोर में नजर आते थे कैदी थे। किले का दरवाजा खुला था। राजा लून और बादशाह एडमंड उस दरख्त के ऊपर से हाथ मिला रहे थे जिससे दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई थी। जितने फौजी उनके इर्द गिर्द थे उनसे खुशी की आवाजें आ रही थी और फिर एकदम से सब के सब जोर से हंसने लगे। शास्ता अकड़ा हुआ था लेकिन वो खड़ा हो गया और उनकी तरफ हंसी मजाक देखने गया। उसके सामने बहुत अजीब नजारा था। बदकिस्मत राबदाश किले की दीवार पर लटका हुआ था। उसके पांव तकरीबन जमीन से 2 फुट ऊंचे थे और वो खूब लातें चला रहा था। उसकी आहनी कमीज किसी तरीके से ऊपर लटकी हुई थी कि उसके बाजू बहुत ऊपर थे और उसका मुंह का आधा हिस्सा गायब था। असल में वो उस तरह नजर आता था जैसे कोई बहुत छोटी कमीज पहनने की कोशिश में निसफ पहनने पर फंस गया हो। बाद में मालूम हुआ, और बेशक ये किस्सा बहुत ज्यादा सुनाया गया, कि क्या हुआ था। लड़ाई के पहले हिस्से में एक देव राबदाश को मारने में नाकाम हुआ। नाकाम इस लिहाज से कि राबदाश कुचला नहीं गया जिस तरह देव की पूरी कोशिश थी, लेकिन पूरा नाकाम नहीं इसलिए कि राबदाश की आहनी कमीज पीछे से कट फट गई, जिस तरह आप या मैं एक आम कमीज फाड़ देते हैं। नतीजे में जब राबदाश दरवाजे के पास एडमंड से मिला तो उसके कमीज में सुराख था, और जब एडमंड ने उसको पीछे की तरफ धक्का दिया तो वो एक सीढ़ी पर चढ़ गया और ऊपर से वो एडमंड को मारने लगा। लेकिन जब मालूम हुआ कि इतनी ऊंचाई पर तमाम तीर मारने वाले उसको निशाना बनाने लगे तो उसने नीचे उतरने का ख्याल किया। वो छलांग लगाने में बहुत खूब और खौफनाक होना चाहता था, और लगता भी था होगा, क्योंकि वो बहुत जोश से चीखा था कि देवताश की बिजली ऊपर से चमकती है। लेकिन उसको एक तरफ छलांग लगाना पड़ी क्योंकि उसके सामने दुश्मन थे, और फिर बहुत खूबसूरत तरीके से उसकी कमीज दीवार के एक कुंडे पर फंस गई। पहले जमाने में ये कुंडा घोड़ों को बांधने के लिए होता था, और वो ही लटके हुए रुक गया जिस तरह धोबी कपड़ा लटकाता है, और सब के सब उस पर हंसने लगे। राबदास चीखने लगा, मुझे उतार दो एडमंड, मुझे उतार दो और मर्दाना तरीके से मुझसे लड़ो, और अगर डरपोक हो तो फिर एकदम से मुझे हलाक कर दो। बादशाह एडमंड ने कहा, बिल्कुल उतारूंगा। ओह, बेचारे राबदास दीवार पर कील पर लटका हुआ। काश देवी की बिजली ऊपर से चमकती है। लेकिन राजा लून ने उसकी बात काट कर कहा, बादशाह साहब मुझे बात करने दीजिए। फिर उसने राबदास से मुखातब होकर कहा, शाही महाराजा साहेब, अगर आप आज से 1 हफ्ते पहले ये चुनौती देते तो मुझे यकीन है कि बादशाह एडमंड की पूरी बादशाहत में शाह आजम से लेकर सबसे छोटे बोलने वाले चूहे तक कोई इनकार नहीं करता। लेकिन अभी अमन के दिनों में कोई धमकी भी दिए बगैर तुमने हमारे अनवार्ड के किले पर हमला किया है, जिससे तुमने अपने आप को शाही होने के बजाय गद्दार होना साबित किया है। लिहाजा तुम्हारा इंजाम
कोड़े होने चाहिए, ना कि किसी शरीफ शख्सियत से तलवार बाजी करने का मौका। उसको उतारो और बांधकर बंद कर दो जब तक कि हम उसका फैसला नहीं करते। मजबूत हाथों ने राबदाश की तलवार उसके हाथ से निकाली और उसको किले के अंदर ले गए। जाते जाते वो रोने के साथ साथ धमकियां देता गया, लानतें करता गया और चीखता चिल्लाता रहा, क्योंकि हालांकि अजियत बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मजाक बनना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ताशबान में सब लोग बड़ी संजीदगी से उसकी हर बात मानते थे। उसी वक्त कोरन शास्ता के पास दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ पकड़कर उसको राजा लून के पास ले गया। ये है अब्बू जान, यही है। राजा लून ने कोरन को कहा, और ये तुम हो मेरे बेवफा बेटे। तुमने मेरे कहने के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया, मेरे दिल तोड़ना चाहते थे। तुम्हारी उम्र में तलवार लेने के बजाय तुमको थप्पड़ खाना चाहिए था। लेकिन सब देखने वाले कोरन समेत जानते थे कि राजा अपने बेटे पर बहुत ज्यादा फख्र करता था। डारन ने कहा, मजीद इस मलामत मत कीजिए राजा साहब। अगर वो आप जैसा ना होता तो वो आपका फर्जंद ना होता। अब देखिए, राजा लून और शास्ता और कोरन। अगर बुजदिली के लिए उसको डांट पड़ती तो यकीनन आपको ज्यादा तकलीफ होती। राजा बुड़बड़ाया, हाँ ये तो है, अभी हम इस बात को छोड़ देते हैं। और अब जो अभी हुआ शास्ता के लिए इतना हैरान कुन था कि उसको जिंदगी में कभी भी इतना अजीब और गरीब तजर्बा नहीं हुआ था। राजा लून ने एकदम से उसको गले लगाया और उसको चूमा। फिर राजा ने कहा, तुम दोनों साथ साथ खड़े हो जाओ, मेरी तरफ देखना। अब तुम सब देखो, क्या किसी को शक है? और अभी भी शास्ता को मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, और सब उसके और कोरन की तरफ देखकर जज्बाती हो रहे थे। ये क्यों? शायद अगले चैप्टर में देखेंगे। खुदा हाफिज। खुदा आपको खुश रखे।